बात करेंगे हम सोसाइटी को कैसी है बदलने ऐसे के। देखी जाए ये दुनिया की चाँद हमारे साथ साथ में चलता है। तो उसकी माँ याद आता है, वो कहते थे जो औरत अपनी की बात ज़रूरत करें तो आज के मौजूदा सोसाइटी में आप या एक तो ये रूम में दुनिया कैसी है? ये दुनिया अगर एक बच्चे की नज़र से देखी जाए तो दुनिया किस कैसी दौर होनी में चाहिए? यंग माइंड्स को आप किस तरह से देखती हैं? जब जैसे हम अभी तक एक नस्ल चलती चली आई है उसको बदल कर और इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि हम जो उनकी क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी सिखाएं। हमें इसे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुस्तफ़ा पॉडकास्ट में आपका इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बच्ची की जिसकी छोटी सी उम्र भर की रियाजत जब अपने उरूज पर पहुंची तो किताब की शक्ल में हम सबके सामने आई। उसकी लिखी हुई किताब हाउ डज दैट वर्क्स आज दुनिया के लगभग 15 देशों में बिक रही है और उसकी इस लिखी हुई किताब से तमाम बच्चे साइंस की गुत्थियों को कहानियों के जरिए समझ रहे हैं। ये बच्ची अरीबा हसन जो कि क्लास 9th की स्टूडेंट है, आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे दुनिया के तमाम मुद्दों पर और साथ में बात करेंगे इस समाज में फैली हुई बेहिसी और उदासीनता के बारे में और बात करेंगे औरतों की एजुकेशन के बारे में। और हम देखेंगे कि ये बच्ची अपने समाज को कैसे देखती है। उसने अपनी छोटी सी उम्र में अपने समाज को कैसे बदलते हुए देखा है और आखिर वो क्या चाहती है इस सोसाइटी से अपने लिए और वीमेन के लिए। तो आइए मिलते हैं हम अरीबा हसन से और जानते हैं उनके विजन को। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और मोहसिन सर, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे मौका दिया अपने पॉडकास्ट में आने का और अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने का। सबसे पहले आप हमें अपनी बुक के बारे में बताइए, जो आपकी बुक है हाउ डज दैट वर्क, इसको लिखने की इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? मेरी किताब हाउ डज दैट वर्क इज़ ए कलेक्शन ऑफ सम साइंटिफिक फैक्ट्स मेड इजी, जो बच्चे अक्सर करते हैं। जैसे आसमान नीला क्यों होता है, जब हम कहीं जाते हैं तो चांद हमारे साथ साथ क्यों चलता है, पौधे ग्रीन क्यों होते हैं। तो ऐसे कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स जो कि देखने में बहुत आसान लगते हैं लेकिन इनके पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न होता है और बच्चे इन सवालों को अक्सर करते हैं। तो मैंने इनका एक कलेक्शन बना के अपनी बुक में एक हिस्टोरिकल वे में लिखा है ताकि बच्चे इसे पढ़ें, समझें और अपनी क्यूरियोसिटी को एक नेक्स्ट लेवल तक लें। अच्छा, ये जो तो आपने बुक लिखी है तो इसको लिखने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि ये बुक आपने नहीं लिखी, किसी और ने लिखवाई है। तो ये चीज़ सही है? अगर नहीं है तो फिर आप इंस्पायर कहाँ से हुई ये बुक लिखने के लिए? ये बात बिल्कुल गलत है कि मैंने ये बुक किसी और से लिखवाई है। और बात जब मैं अपनी इंस्पिरेशन की करूँ तो एक बार मैं ट्रैवल कर रही थी और मेरी बैक सीट में बैठा बच्चा अपनी मम्मी से बार बार पूछ रहा था कि मम्मी दिन से रात कैसे होती है, हम जब कुछ खाते हैं तो वो खाना डाइजेस्ट कैसे होता है, हम जब कहीं जाते हैं तो चांद हमारे साथ साथ क्यों चलता है। तो उसकी मम्मी उसका जवाब नहीं दे पा रही थी। तो इसी चीज़ ने मुझे इंस्पायर किया कि मैं बच्चों के लिए एक ऐसी किताब लिखूं जो उनकी क्यूरियोसिटी को स्पार्क करे, ना कि उन्हें डिमोलिश कर दे। और वो अपने इन छोटे छोटे क्यूरियस सवालों के जवाब उस किताब में एक हिस्टोरिकल वे में दें। आप अपनी फैमिली के बारे में बताएं कि आपको फैमिली का सपोर्ट कैसे मिला, क्योंकि किताब लिखना एक अलग तरह का शौक माना जाता है। जो आज की सोसाइटी है इसमें एक अलग तरीके से देखा जाता है कि आप एक राइटर बन रहे हैं, इसको एज अ कैरियर बहुत ही कम लोग चूज करते हैं। तो आपको ये गाइडेंस कहाँ से मिला और फैमिली ने आपको कैसे सपोर्ट दिया? देखिए सर, थ्रू आउट माई जर्नी, थ्रू आउट माई एंटायर लाइफ, थ्रू आउट माई बुक राइटिंग जर्नी, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और ख़ास करके मेरी अम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मुझे पढ़ने का और लिखने का शौक़ बचपन से ही रहा और मैं बहुत किताबें मंगाती थी अपने लिए। और जब भी मैंने अपनी अम्मी से ज़िक्र किया कि मुझे ये किताब चाहिए या वो किताब चाहिए, इट डज़न्ट मैटर वो कितनी एक्सपेंसिव है, उन्होंने अपनी ज़रूरत की चीज़ों के पैसे बचा कर मुझे वो किताब लेके दी और मेरे दोबारा कहने से पहले वो किताब मेरे पास होती थी। जबकि इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, मेरी फ्रेंड सर्कल में मेरी जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सारी यही सोचती हैं कि मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, विच इज़ ट्रू। लेकिन मैं ये कहूँगी कि जिस तरह मेरी अम्मी ने मुझे सपोर्ट किया उससे मुझे महमूद दरवेश जो एक फ़लस्तीनी शायर थे उनका एक कौल याद आता है। वो कहते थे
जो औरत अपनी ज़रूरत की चीज़ों के पैसे बचा कर किताब खरीदती है, वो अजीम नस्ल पैदा करती है। और मेरे पापा ने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे। उन्होंने कभी भी मेरे ग्रेड्स को अपनी अना का मसला नहीं बनाया। उन्होंने मेरे ग्रेड्स को कभी भी अपनी ईगोइस्टिक पर्सनालिटी का एक बैरियर नहीं बनाया। उन्होंने कभी भी मुझे फोर्स नहीं किया कि मैं एक अच्छी पोजीशन लाऊं क्लास में या अच्छे ग्रेड्स लाऊं। जैसे मैं अपनी फेलो लर्नर्स के पेरेंट्स को देखती हूँ, वो कम ग्रेड्स लाने पे उन अपनी बच्चियों पे एक गिल्ट कॉम्प्लेक्स तारी कर देते हैं कि हमने तुम्हें इतना सब कुछ दिया, हमने तुम्हें खाना दिया, पीना दिया, शेल्टर दिया, आप मुझे ये भी नहीं दे सकती। तो मैं इन चीज़ों से रिलेट नहीं कर सकती। और मैं यही कहूँगी कि अगर मेरी फैमिली ने इस तरह मुझे सपोर्ट ना किया होता तो आज मैं वो ना होती जो मैं हूँ। यानी कि आपके पेरेंट्स ने क्वांटिटी पर भरोसा नहीं किया, क्वालिटी पर भरोसा किया। चलिए अब बातचीत को अगले अगले स्टेप पर ले चलते हैं। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन रही इस सोसाइटी को लेकर, और इस उम्र में आपका क्या तजुर्बा है इस सोसाइटी के बारे में? अगर मैं समाज को लेकर अपनी ऑब्जर्वेशन की बात करूं, तो मेरी कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस हैं जो बहुत मायूस कर देने वाली हैं, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप भी इससे एग्री करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि हमारा खुद पर से कंट्रोल हट चुका है। हमारा हमारे इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, हमारा हमारे एक्शंस पे कंट्रोल नहीं है। आइए मैं आपको एक कलेक्टिव कंसाइंस की एक झलक दिखाती हूँ। बतौर मिसाल, जब एक लड़की अपने घर से निकलती है, फिर वो लड़की चाहे 12 साल की हो, वो एक 20 साल की लड़की हो, यहाँ तक कि वो एक 40 साल की औरत ही क्यों ना हो, आप देखेंगे कि बाजार में बैठी भीड़ में अक्सरियत ऐसी होगी जो उसे देखती हुई नजर आएगी, और वो उसे तब तक देखती है जब तक वो नजरों से ओझल ना हो जाए। तो आप देखेंगे कि इन लोगों की नज़रों में एक अजीब डेस्परेशन और एक अजीब फ्रस्ट्रेशन होती है। तो ये एक ऐसा कलेक्टिव कंसाइंस है, ये एक इज्तिमाई शऊर है जिसके जुर्म में एक 15 साल के लड़के से लेकर एक 60 साल का मर्द तक शामिल है, और ये एक समाज का बड़ा बिगाड़। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि हम इम्प्रूव नहीं करना चाहते। हम जिस गंदगी में आज खड़े हैं, हम उससे बाहर नहीं निकलना चाहते, हम रिस्क नहीं लेना चाहते, हम अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहते। हम नहीं चाहते कि हमने जिस चीज़ में रहकर हमने जिस समाज में रहकर सफ़र किया, हमारी आने वाली नस्लें उस समाज में रहकर सफ़र ना करें। और हमारे सामने जब कोई ऐसा शख्स आता है जो इस समाज को बदलना चाहता है, हमारे सामने जब कोई ऐसा शख्स आता है जो इस समाज की मेंटालिटी को बदलना चाहता है, इसकी नौजवान नस्ल को एक अच्छी माइंडसेट की तरफ ले जाना चाहता है, तो हम उसे एक ऐसा शटअप कॉल देते हैं कि वो दोबारा बोलने की जरूरत भी नहीं करता। हम उसकी इमेज इस सोसाइटी में इतनी खराब कर देते हैं कि वो इस समाज में मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहता। यानी कि कई बार ऐसा देखा है, अगर कोई आप नई बात करते हैं सोसाइटी में रहकर, तो आपको ऐसे टाइटल्स दे दिए जाते हैं, कभी आपको फितना परवर कह दिया जाता है, कभी आपको कुछ अलग खिताब से नवाज दिया जाता है। तो मेरी तीसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि हम एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार, हम एहसास बर्तरी का शिकार है। ये एक ऐसी नफ्सियाती कैफियत है जिसमें कोई शख्स खुद को दूसरों से बेहतर, दूसरों से काबिल, दूसरों से अहम और दूसरों से ताकतवर समझने लग जाए। ये एक ऐसी नफ्सियाती कैफियत है जो एक इंसान को तबाह करके रख देती। और मैं आपको बता दूं कि इंसान में सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स तभी डेवलप होता है जब उसके अंदर एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो। बिल्कुल। जब उसे पता हो कि मेरे सामने खड़ा शख्स मुझसे ज़्यादा इल्म रखता है, मुझसे ज़्यादा पावरफुल है और मुझसे ज़्यादा इस समाज को बदलने की सलाहियत रखता है। और जब हमारे सामने कोई ऐसा शख्स आता है जो हमारे अपने बिलीव्स को चैलेंज करे, हमारे अकीदे को चैलेंज करे, हम जो मिथ्स पे यकीन करते हैं उसकी कोई साइंटिफिक रीजनिंग दे कि वो गलत है, तो हम अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। हम अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं ताकि वो सामने वाला शख्स मैनिपुलेट हो जाए और वो सोचे कि हम उससे ज़्यादा इल्म रखते हैं, हम उससे ज़्यादा पावरफुल हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चीखता वो है जिसमें अक्ल की कमी है। बिल्कुल। यानी कई बार ऐसा होता है, अगर छोटा सा एग्जांपल ले लें, कि अगर हमें कभी किसी चीज़ से डर लगता है तो एकदम हमारी चीख निकलती है, और वो Exactly. चीख होती है जो हमारे अंदर डर है उस चीज़ की। यही आजकल हम अपनी सोसाइटी में भी देखते हैं कि जो चीखने चिल्लाने वाले लोग हैं वो दरअसल वही हैं जो डरते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स आपको समाज के हर तबके में, हर फर्द में ऑलमोस्ट नजर आएगा। ये सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आपको मर्द में भी नजर आएगा, आपको एक औरत में भी नजर आएगा,
आपको रिलीजियस स्कॉलर एक मौलवी में भी नजर आएगा, यहाँ तक कि एक बच्चे में भी नजर आएगा। तो ये कैसा समाज है जो एक दूसरे को नीचे दिखाने में लगा है, औरत औरत को नीचे दिखाने में लगी है, बच्चा बच्चे को नीचे दिखाने में लगा। अगर हम अपने समाज को एक सिविलाइज्ड और डेवलप्ड समाज समझते हैं तो मैं आपको बता दूं कि एक सिविलाइज, एक मॉडर्न, एक ओपन माइंडेड समाज में ये बुराइयां नहीं पाई जाती। अगर हम औरत की बात करें, विमेन की बात करें, तो आज के मौजूदा सोसाइटी में आप क्या एक रोल देखती हैं औरत का सोसाइटी बिल्डअप में? मैं औरत का सोसाइटी बिल्डअप में रोल डिस्कस करने से पहले औरत के हाल पे बात करना चाहूँगी। देखिए सर, जब एक लड़की पैदा होती है, फिर वो अपने टॉडलर फेज, वो प्री टीन, टीनेज और अडल्टहुड फेज तक पहुंचती है, तो थ्रू आउट दीज फेजेस उसकी ज़िंदगी में कोई किसी भी तरह की प्रोडक्टिविटी, कोई विजन, कोई गोल या किसी भी चीज़ को लेकर क्यूरियोसिटी का नामो निशान नहीं होता, और उसकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद सिर्फ उस कुछ दिन की फेरी टेल को एक्सपीरियंस करना होता है जिसे वो बचपन से अपने दिमाग में इमेजिन करती हुई आई है, और उस फेरी टेल को हम लोग शादी कहते हैं। फिर उसकी शादी होती है, फिर उसको एक रियलिटी हिट करती है कि जो फेरी टेल वो इमेजिन करती हुई आई है बचपन से, उसका हकीकत से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं, और उसे पता भी नहीं चलता, वो एक लूप में फंस चुकी होती। उसकी जिंदगी में सिर्फ किचन, बर्तन, मेकअप, कपड़े और लड़ाई झगड़े ही रह जाते हैं। वो अपनी प्रोडक्टिविटी खो देती है, जो थोड़ी सी भी प्रोडक्टिव उसके अंदर बची थी वो भी खो देती है। फिर वही औरत जब अपनी उम्र के अगले पड़ाव में पहुंचती है तो हाल ये होता है कि कुछ फिट जमीन के लिए औरत औरत के ही दस्तों गिरबां हो जाती है। जब उसकी ज़िंदगी इन सब चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व करने लगती है तो वो एक अच्छी नस्ल बनाने की कैपेसिटी खो गई। और अब मेरा सवाल मर्द कम्युनिटी से है, मेरा सवाल पूरी मेल फैटर्निटी से है कि आपको हकम बनाया गया था, अल्लाह ने आपको औरत पे हकम बनाया था, ये औरत बनाई है आपने, एक ऐसी औरत जिसके अंदर प्रोडक्टिविटी नहीं है, एक ऐसी औरत बनाई है आपने जिसके अंदर कोई विजन नहीं है, आपने एक ऐसी औरत बनाई है जो खुद को नहीं पहचानती, आपने एक ऐसी औरत बनाई है जो कि सिर्फ एक टूल बन के रह गई, आपने एक ऐसी औरत बनाई है जो घर घर चंदा करती फिर रही है। आप पिछले 100 साल की टाइम स्पैन में एक ऐसी औरत न बना सके जो अपने बाप की जायदाद में हिस्सा ले सकी हो। तो ये कैसा समाज है, ये कैसी सोसाइटी है जो हमें पिछले 100 सालों में एक ऐसी औरत न दे सकी जिसे और औरतों के सामने पेश किया जाए। ये समाज हमें एक ऐसी औरत न दे सका जिसने हमें इस गंदगी से निकालने की कोशिश भी की हो। ये समाज हमें एक ऐसी औरत न दे सका जो हमारी पैथेटिक मेंटालिटी को सुधारे। और अब आते हैं आपके सवाल की तरफ कि इस औरत का सोसाइटी बिल्डअप में क्या रोल है। जी। अब मैं आपसे सवाल करती हूँ कि क्या ऐसी औरत को सोसाइटी बिल्डअप में कोई रोल है? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी औरत का सोसाइटी बिल्डअप में कोई रोल नहीं होता। आइए मैं आपको एक तारीख की कुछ मिसालें देती हूँ और आपको ऐसी शख्सियात से तारुफ करवाती हूँ जो सोसाइटी बिल्डअप का मरकजी किरदार रही है। सबसे पहले तो मैं जिक्र करना चाहूँगी हज़रत खदीजा का, द बिलवेड वाइफ ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। देखें कि वो एक इंडिपेंडेंट वुमेन थी, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी, वो मेंटली इंडिपेंडेंट थी, वो डिसीजन मेकिंग में इंडिपेंडेंट थी। और आप देखें कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह सपोर्ट किया। उन्होंने उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया, उन्होंने उनको मेंटली सपोर्ट किया, उन्होंने उनको मॉरली सपोर्ट किया। और वो उनको सपोर्ट सिर्फ इसलिए कर पाई क्योंकि वो खुद एक इंडिपेंडेंट थी, खुद एक इंडिपेंडेंट वुमन थी, खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी, वो डिसीजन मेकिंग में इंडिपेंडेंट थी, उनको अपने फैसले खुद लेना आते थे। अब आपको दूसरी शख्सियत से तारुफ करवाती हूँ, फातिमा अल फहरी, जिन्होंने दुनिया की सबसे कदीम यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी, अल क़रवीयीन। आप देखें उनको कि उन्होंने किस तरह अपनी जान और माल लड़कियों को एजुकेट करने में, उनको उनके हुकूक दिलाने में लगा दी। आप देखें कि उन्होंने एक कैसी सिंपलिसिटी की ज़िंदगी गुजारी और अपनी पूरी की पूरी वेल्थ सिर्फ लड़कियों को खुद को पहचानने में लगा दी। अब मैं आपका तारुफ करवाती हूँ तीसरी शख्सियत से, राबिया अल अदविया, जो कि एक डिवोर्सी थी और उनका उनके शौहर से इख्तिलाफ इसी बात पे था कि वो औरतों को उनके हुकूक दिलाना चाहती। और आप देखें कि उन्होंने किस तरह अपनी पूरी ज़िंदगी सफ़र किया, उन्होंने कितनी कितनी कॉम्प्लिकेटेड ज़िंदगी गुजारी।
उन्होंने दूसरी शादी का फैसला ना करके अपना पूरा जान और माल सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को उनके हुकूक दिलाने में लगा दिया, लड़कियों को एम्पावर करने में लगा दिया। तो मैं आपसे बता दूं कि ये औरतें होती हैं जो सोसाइटी बिल्डअप में कंट्रीब्यूट करती हैं, ये औरतें होती हैं जो सोसाइटी बिल्डअप में मरकजी किरदार का रोल अदा करती हैं। बिल्कुल। आप वीमेन एजुकेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगी? आज के इस दौर में यंग माइंड्स को आप किस तरह से देखती हैं? जब हम बात करें विमेंस एजुकेशन की, जब हम बात करते हैं लड़कियों की तालीम की, तो हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट हर लड़की इस दौर में तालीम हासिल कर रही है, लेकिन हमें इस चीज़ को एनालाइज करने की ज़रूरत है कि वो किस तरह की तालीम हासिल कर रही है। क्या वो एक ऐसी तालीम हासिल कर रही है जो उसे फहाश बना दे? क्या वो एक ऐसी तालीम हासिल कर रही है जो उसे सेल्फिश बना दे? क्या वो एक ऐसी तालीम हासिल कर रही है जो उसे दूसरों को डिग्रेड करना सिखा दे? क्या वो एक ऐसी तालीम हासिल कर रही है जो उसे सिखाए कि आज़ादी का मतलब सिर्फ रिलेशनशिप्स रखना और छोटे कपड़े पहनना? क्या हम इसे तालीम कह सकते हैं? तो सवाल ये है कि अगर हमें ऐसी तालीम ना देके हमें किस तरह की तालीम देनी चाहिए? तो हमें ज़रूरत है अपनी बेटियों को, हमें अपने यंग माइंड्स को खास करके एक ऐसी तालीम दें जो उन्हें एम्पैथी सिखाए, हम उन्हें एक ऐसी तालीम दें जो उन्हें सिंपैथी सिखाए। हमें ज़रूरत है उन्हें ऐसी तालीम देने की जो उनको डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी सिखाए। हमें ज़रूरत है कि हम उन्हें एक ऐसी तालीम दें जो उन्हें स्किल्स सिखाए। हम उन्हें ऐसी तालीम दें जो उन्हें मुस्तकबिल के लिए तैयार करे। तेजी से एआई इवॉल्व कर रहा है, अगले 10 सालों में सरवाइव करना भी मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। और जो चीज़ सर्वाइवल में हेल्प करेगी वो स्किल्स होंगी। बिल्कुल। तो हमें ज़रूरत है कि हम अपनी यंग गर्ल्स को, खास करके यंग गर्ल्स को स्किल्स सिखाएं, उन्हें इंडिपेंडेंट बनाएं। यानी कि उन्हें किचन तक ही महदूद ना किया जाए, साथ में जो स्किल्स होती हैं वो सिखाना, उनका सीखना बेहद अहम है। बेहद अहम। And I think it is a must to teach children skills related to AI। और यंग माइंड्स की अगर मैं बात करूं तो मैं उनकी तरफ बहुत उम्मीद के साथ देख रही हूँ कि अगर इन्हें एक ऐसी एजुकेशन मिल गई जो कि रेलेवेंट हो, जो उन्हें स्किल्स सिखा दे, तो हम अपनी समाज में एक बहुत बड़ा इनकलाब देखेंगे। आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में जैसा मेरा डिस्कशन हो चुका है, और तो उस अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में आप हमारी ऑडियंस को बताइए। मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट, जो कि सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक मुकदमा है जो मैं दुनिया के सामने पेश कर रही हूँ उन बच्चों के बिहाफ पे, उन औरतों के बिहाफ पे जिन पर जंग मुसल्लत कर दी गई। ये मुकदमा मैं दुनिया के सामने पेश कर रही हूँ उन बच्चों के बिहाफ पे जो भूखे मर रहे हैं, उन औरतों के बिहाफ पे जिनकी बेसिक नीड्स का सामान भी उन्हें नहीं मिल रहा। आप मुझे बताइए कि क्या इस जंग में किसी बच्चे का कसूर था जो उस पर जंग मुसल्लत कर दी गई? इसमें क्या एक औरत का कसूर था जो अपनी आंखों के सामने अपनी फैमिली को मर्डर होता देख रही है? क्या इसमें किसी बहन का कसूर था जो अपने भाई बहन को ना देख पाई? क्या इसमें एक माँ का कसूर था जो अपने बच्चों को भूखा मरता देख रही है? आप मुझे बताइए कि क्या इसमें एक बच्चे का कसूर है जिसने अपने माँ बाप को खो दिया? आप मुझे बताइए कि इसमें एक बच्चे का क्या कसूर था जो उसके ख्वाब उससे छीन लिए गए? आप मुझे बताइए कि इसमें एक ऐसे बच्चे का क्या कसूर था जो कुछ करना चाहता था, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था, जो अपनी फैमिली को प्राउड फील करवाना चाहता था। और आज के इस एपिसोड का टाइटल राइज अबव अपैथी, ये एक और जंग है उस जंग के खिलाफ जो मजलूमों पे मुसल्लत कर दी गई। आप मुझे बताइए कि क्या ऐसी जंग जस्टिफाइड है जो मजलूमों के ऊपर हो रही है? ये एक जंग उदासीनता और बेहिसी के खिलाफ है। ये एक जंग उस बेहिसी और उदासीनता के खिलाफ है जो हम खामोश बैठकर देख रहे हैं। आप मुझे बताइए कि दुनिया भर के लीडर्स, दुनिया भर के हुक्मरान क्यों खामोश हैं? वो क्यों कुछ बोल नहीं पा रहे, जबकि फ़लस्तीन में बच्चे भूख से मर रहे हैं? ये कैसी बेहिसी और उदासीनता है कि मर्द मर्दों को मरता देख रहे हैं और वो खामोश हैं? ये कैसी बेहिसी और उदासीनता है कि औरतें औरतों को मरता देख रही हैं और वो खामोश हैं? ये कैसी बेहिसी और उदासीनता है कि दुनिया भर के लोगों को मरता देख रहे हैं, भूख से मरता देख रहे हैं और वो खामोश हैं? तो मेरी नेक्स्ट बुक व्हाई शुड वॉर स्टॉप, उसमें मैंने एक तस्वुर पेश किया है
कि ये दुनिया अगर एक बच्चे की नज़र से देखी जाए तो ये दुनिया कैसी है, ये दुनिया अगर एक बच्चे की नज़र से देखी जाए तो दुनिया कैसी होनी चाहिए, अगर ये दुनिया बच्चे चला रहे होते तो ये दुनिया कैसी होती। और मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट व्हाई शुड वॉर स्टॉप आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द वर्ल्ड लेवल पर देखने को मिलेगा। जैसा कि आपने अभी बात की समाज के बारे में, समाज के मुस्तकबिल के बारे में और जितनी भी परेशानियां हैं समाज में उसके बारे में बात की, आपने औरतों की बात की, आपने वर्ल्ड लेवल पर भी बात की। तो आप कुछ ऐसे सुझाव दीजिए, 3 सुझाव ऐसे दीजिए जिससे समाज का मुस्तकबिल भी बदले, औरतों के हालात भी बेहतर हों और जिससे एक नई नस्ल औरतें बना सकें, जैसी अभी तक एक नस्ल चलती चली आई है उसको बदल कर एक नई नस्ल बन सके। ऐसे 3 सुझाव आप दीजिए जो ग्रास रूट लेवल पर चेंज ला सकें सोसाइटी में। अगर हम चाहते हैं कि एटलीस्ट ग्रास रूट लेवल पर कोई बदलाव हो हमारे समाज में, तो मेरा पहला सजेशन ये है कि हमें तालीम को, हमें एजुकेशन को प्रैक्टिकल बनाना होगा। हम एजुकेशन को सिर्फ किताबों तक लिमिटेड ना रखें, हम उनको रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करें। हमें ज़रूरत है कि हम अपने यंग माइंड्स को एक ऐसी एजुकेशन दें जो उन्हें एम्पैथी सिखाए, जो उन्हें अपनी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी को शार्पन करना सिखाए, जो उनकी क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग को शार्प करे। हमें ज़रूरत है अपनी यंग माइंड्स को ऐसी एजुकेशन देने की जो उन्हें स्किल्स सिखाए और मुस्तकबिल के लिए तैयार करे। आज हम देख रहे हैं कि हमारी आधी से ज़्यादा जनरेशन ऐसी जॉब्स की तैयारी कर रही है जो आगे चल के एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी। हमें ज़रूरत है कि हम अपनी लड़कियों को, हम अपने यंग माइंड्स को ऐसी तालीम दें जो उन्हें इस समाज को बदलने में हेल्प करे, इस समाज को एक लिटरेरी सोसाइटी बनाए। दूसरा मेरा सजेशन ये है कि हमें कम्युनिटी डायलॉग्स कंडक्ट करवाने चाहिए और उसमें हर एक फ़र्द को इक्वल राइट हो, औरतें हो या मर्द, उनको इक्वल राइट मिले अपने ओपिनियंस रेज करने का, इस समाज में क्या बिगाड़ है उनको पॉइंट आउट करने का और इस समाज के इन बिगाड़ों के सॉल्यूशंस बताने, और उनकी बात सुनी जाए, ना कि सुन के इग्नोर कर दिया जाए, उनकी ओपिनियंस कंसीडर किए जाएं। इससे ये होगा कि हमारी यंग माइंड्स, हमारी यंग गर्ल्स को ये पता चलेगा कि वो इस समाज का कोई सेकेंडरी कैरेक्टर नहीं है, वो इस समाज का कोई निचले दर्जे की ज़ात नहीं है, वो इस समाज को बनाने का और बिगाड़ने का मरकज़ी किरदार है। तीसरा मेरा सजेशन ये है कि हम अपनी यंग गर्ल्स को कुछ ऐसे गेम प्लेस दें जिनमें वो लीडरशिप का रोल प्ले करें, और उससे ये बेनिफिट होगा कि हम अपनी यंग गर्ल्स को एक ऐसी क्वालिटी डेवलप करवाएंगे जो उन्हें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे, जो उन्हें लीडिंग में हेल्प करे, जो उन्हें क्रिटिकल एनालिसिस में हेल्प करे, जो उन्हें ये बताए कि वो किसी से कमतर नहीं है। और से सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि हमारे समाज को पता चलेगा कि औरत कोई किचन में काम करने वाली वाहिद ऐसी ज़ात नहीं है उसको जिसका मकसद सिर्फ किचन, कपड़े, जूते, चप्पल है। और इस समाज को ये पता चलेगा कि औरतें भी बहुत मच लार्जर स्केल पे इस समाज में बदलाव कर सकती हैं, वो इस समाज का मरकज़ी किरदार है, वो चाहें तो ये समाज बना दें, इसे उरूज तक लेके जाएं या बिगाड़ दें। और आखिर में मैं चाहूँगा कि आप यंग माइंड्स के लिए, जो हमारे सोसाइटी के यूथ्स हैं, उनके नाम एक पैगाम दें जिससे वो सही रहनुमाई हासिल कर सकें और साथ में हमारी सोसाइटी के लिए वो प्रोडक्टिव साबित हो सके। मेरा यंग माइंड्स को यही पैगाम है कि प्लीज़ डू नॉट कंज्यूम चीप कंटेंट, और चीप कंटेंट से मुराद रील्स और शॉर्ट्स हैं। ये हम एक्टिविटी जब हम करते हैं हर 2 घंटे के बाद, तो हमारे लिए ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ लगेगी, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न है। साइंटिस्ट इसको अल्कोहल और गैम्बलिंग से भी ज़्यादा डेंजरस कहते हैं। इससे होता ये है कि हम जब हर 30 सेकंड की रील देखते हैं तो एक हमारे अंदर रिवॉर्ड हार्मोन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन, और जब ये ऑक्सीटोसिन हर 30 सेकंड के बाद रिलीज होगा तो हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज़, यानी कि पढ़ना, मैथ के सम्स सॉल्व करना, किसी भी चीज़ को लेकर घंटों बैठ के रिसर्च करना, हमारे लिए किताबें पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और ये हमें एक प्रोडक्टिव नहीं, इसके बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल अनप्रोडक्टिव रिजल्ट करेगा। और मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको दुनिया की हर लग्जरी छोड़नी पड़ जाए,
अगर आपको दुनिया की हर चीज़ छोड़नी पड़ जाए तो छोड़ दीजिए, लेकिन किताबें मत छोड़िए, क्योंकि किताबें आपको एक ऐसी शख्सियत बनाएंगी जिसे देखकर हमारे यंग माइंड्स इंस्पायर हो। और क्या आप नहीं चाहते कि आपको देखकर लोग इंस्पायर हो? और आप वो पर्सनालिटी सिर्फ और सिर्फ किताबों से ही डेवलप कर सकते हैं। और मैं अपने यंग माइंड्स की तरफ बहुत उम्मीद, बहुत होप के साथ देख रही हूँ कि अगर हम इन्हें एक ऐसी एजुकेशन दे दें जो रेलेवेंट हो, हम इन्हें काइंडनेस, एम्पैथी और दूसरों की मदद करना सिखा दें, हम इन्हें एक ऐसी एजुकेशन दें जो इन्हें खुद परस्त न बनाए, तो हम अनकरीब अपने समाज में एक बहुत बड़ी इनकलाबी तब्दीली देखने को मिलेगी। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इनकलाबी शायर अल्लामा इकबाल के अल्फाज में कहें तो तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। यहाँ पर आप सुन रहे थे अरीबा हसन को, जो कि अभी क्लास 9 की स्टूडेंट हैं। इनके अल्फाज में, इनके लहजे में दर्द भी था और समाज को बदलने का एक जज्बा भी था। इन्होंने जितने भी पॉइंट्स आपके सामने रखे, ये वाकई में एक सॉल्यूशन है इस समाज को बेहतर बनाने का। ये पॉइंट्स ऐसे हैं कि एक नई नस्ल के लिए बहुत बड़ा पैगाम है। आप देख रहे थे एपिसोड नंबर 5, राइज अबव एम्पैथी। और देखते रहिए मुस्तफा पॉडकास्ट को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।